मंच, मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, इन नदियों को पहली बार मैंने चालू का भाषण सुना। मुझे समझ नहीं आता मैं और क्या कह सकता। बस एक रिक्वेस्ट जरूर है महिलाओं से, आप भी अपने ससुर का इसी तरह सम्मान करिए। अब चुनाव है, आपको मुद्दे सब मालूम है। पहली बात तो यह है, ग्रामीण जीवन के और किसानों की लड़ाई में लोकदल हमेशा आगे रहा है, बल्कि और कोई पार्टी वो मुद्दे उठाती ही नहीं है, इसलिए उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, मैं जानता हूँ इस शहर में रहते हैं आप सब लोग, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन खेती में लगता है। बिना जमीन के आपको चैन नहीं आता। शहर में रहते हुए भी आप अपने को किसान ही मानते हैं। मोदी जी ने क्या किया है इसके बारे में मेरे भाषण आप लोगों ने सब जगह भी सुने होंगे। पहली बात तो यही है, 5 साल में हमारे संविधान ने ये तय किया है कि आपको मौका मिलता है सरकार के काम का लेखा जोखा करें। पसंद आए तो उसको और टाइम दे दें और पसंद ना आए तो उसको बदल दें। लेकिन ये सरकार जिस रास्ते पे चल रही है, जो अमित शाह जी कहते हैं कि अगर हम ये चुनाव जीत गए तो 50 साल मोदी राज करेंगे, वो प्रजातंत्र में ऐसा नहीं हो सकता। साक्षी महाराज तो खुल के कह रहे हैं कि ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव होने वाला नहीं है। प्रजातंत्र में यही अधिकार आम आदमी को है और इसीलिए हम लोग आपकी बात सुनते हैं कि हर 5 साल में हमें आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और अगर आपका ये अधिकार खत्म हो गया तो कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है। और ये मैं खाली ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के 4 जस्टिसेस ने कहा कि देश का प्रजातंत्र खतरे में। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं मोदी साहब ने सब खत्म। आज सीबीआई पे किसी को विश्वास है? आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि नोटबंदी पहले होगी, अनाउंस कर दी गई और हमसे अप्रूवल बाद में लिया गया। इसी तरह अभी एनएसएसओ जो सर्वे करते हैं यूथ का, नौकरी कितनी बढ़ रही है या कम हो रही है, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी 45 साल में इतनी कभी नहीं हुई जो अब है, और सरकार ने उस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की। बल्कि सरकार के जितने आर्थिक आंकड़े हैं सब झूठे हैं। उन्होंने अपने 5 साल की जीडीपी बढ़ा दी और पिछले 10 साल की जीडीपी कम कर दी। जो इनके आंकड़े देते हैं, टैक्स इतना आया, बजट में इतना है, सब झूठे। मैं एक उदाहरण दूंगा झूठ बोलने का। आपने राजीव शुक्ला का नाम सुना है? पत्रकार है, मशहूर मिनिस्टर भी रहे हैं। 2003 में उन्होंने मोदी जी का इंटरव्यू किया, यूट्यूब पे है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने कहा आरएसएस के लोग तो कंप्यूटर नहीं जानते, आप कंप्यूटर की बात करते हैं। बोले मैंने मेहनत की, पढ़ा, देखा, समझा तो कुछ सीखा है। राजीव शुक्ला ने पूछा कहाँ तक पढ़े? बोले मैं हाई स्कूल पास हूँ। ठीक है, राजीव शुक्ला ने फिर पूछा कहाँ तक पढ़े? बोले मैं हाई स्कूल पास हूँ। 3 महीने बाद इनके वित्त मंत्री जेटली और अमित शाह प्रेस के सामने इनकी डिग्री पेश करते हैं, कंप्यूटराइज डिग्री। कहते हैं कि सर 1978 में मोदी साहब ने एमए किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में किया था। पहली बात है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस जैसा कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में। फिर उस डिग्री वो कंप्यूटराइज डिग्री थी। 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से नंबर लिखे जाते थे। वो डिग्री पूरा झूठ थी। दिल्ली मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर ने एफिडेविट में अपनी डिग्री दी थी, वो झूठी साबित हुई, उसे मिनिस्ट्री से निकाल दिया गया और उसे जेल भी जाना पड़ा। कितनी आरटीआई भेज दी गई दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि इनकी डिग्री की एक कॉपी दे दीजिए। जो अधिकार है किसी भी आदमी का आरटीआई के अंदर मांगने का, आज तक 5 साल हो गए उन्होंने डिग्री भेजने की हिम्मत नहीं उठाई। तो अगर आदमी को प्राइम मिनिस्टर होने के लिए एमए होना जरूरी नहीं है,
रामनाथ नायडू चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, सबसे बढ़िया चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं और बिल्कुल बेपढ़े थे, लेकिन झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है, क्या करें। और उसके पीछे अहम भी है, आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया, जो कुछ देश में हुआ है मैंने ही किया, कहते हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर। अगर ये हमारा प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका चला जाता तो लौट के कहता रावण को मैंने मारा। फिर काला धन ले आऊंगा सारी दुनिया से, हर एक के अकाउंट में 15 लाख पहुंच जाएगा। पहुंच गया आपके अकाउंट में 15? देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अभी किसानों से क्या कह रहे हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें 2000 दूंगा। गन्ने का दाम तो दिया नहीं, वायदा था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा। मोदी जी बागपत में कह के आए थे 2014 में गन्ने का दाम 400 रुपए क्विंटल होगा, 1 रुपया नहीं बढ़ाया पिछले साल। हर सरकार ने बढ़ाया है, जो भी सरकार पीछे रही है। और आज भी सिर्फ इन 8 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ चुनाव हो रहे हैं 5000 करोड़ गन्ना किसान का बाकी है। यही नहीं, किसानों का और कितना बोझ लाद दिया, बिजली का बिल दुगना हो गया, ट्रैक्टर को कॉमर्शियल व्हीकल डिक्लेयर कर दिया, हर साल टैक्स देना पड़ेगा। अगर रिपेयर कराने ले जाओगे तो 18% जीएसटी देनी पड़ेगी, और 10 साल में आपको ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। कर सकते हो क्या? कोई किसान अफोर्ड कर सकता है? नहीं। और मैंने तो ये भी सुना है कि गांव-गांव में लोग कहते हैं कि मोदी योगी घूम रहे उनकी फसल खाते हुए। खा रहे क्या? लेकिन सही बात तो यह इतनी बुरी हालत गाय की हमारे देश में कभी नहीं हुई थी जो सरकार ने की। आप लोग बड़े प्यार से गाय को रखते थे, खलेरा करते थे, नहलाते थे, खली खिलाते थे, सानी करते थे। आज क्या हाल है गाय का? भूखी मर रही है, आपने खेत में कांटे लगा दिए उससे मर रही है। जो सरकार ने गौशाला बनाई है वहां मर रही है भूखी। आप बताओ, सरकारी अफसर चारा खुद खाएगा कि गाय को खिलाएगा? क्या होना है गाय का? अब गाय की हाय भाजपा को लगेगी, क्योंकि इतनी बुरी हालत गाय की कभी नहीं हुई। युवकों से क्या वायदा था? 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करूंगा। हर मोदी, घर घर मोदी करके नवयुवकों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। पेड़ पे चढ़ के चला रहे थे, खंबे पे चढ़ के चला रहे थे। जो ये सोच रहा था मोदी आया और पीछे पीछे मेरा अपॉइंटमेंट लेकर आया। 5 साल हो गए मोदी सरकार को, 2 साल योगी सरकार को। सरकारी नौकरी में एक भर्ती नहीं हुई है। प्रार्थना पत्र लिया जाता है, फीस ली जाती है, एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता। कहीं हाईकोर्ट रोक देता है, कहीं लीकेज हो जाती है, कहीं फिर से एग्जाम होना है, लेकिन कोई भर्ती इन्होंने 5 साल में नहीं की। और अब नवयुवकों से क्या कहते हैं मोदी साहब? पकौड़ा बनाओ, पकौड़ा। भैया आप तो पकौड़ा खाएंगे तो कोई पकौड़ा बनाएगा, इसमें सरकार का क्या काम? लेकिन मोदी साहब साइंटिस्ट भी हैं, ये भी आप समझ लीजिए। ऐसे तो भाजपा के नेता कहते हैं कि न्यूटन की थ्योरी गलत थी, एवोल्यूशन की थ्योरी गलत थी, हमने 2500 साल पहले ब्रेन बना दिया था। लेकिन मानिए अब मोदी साहब नई साइंस की रिसर्च करके आए हैं कि गंदी नाली में गैस पैदा होती है, उसमें नली डालो, माचिस लगाओ, चाय बनाओ। टीवी तो बोले हमारे देश के प्रधानमंत्री। देखिए, साइंटिफिक आज जो नया युग आ रहा है, जिस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, आपको साइंटिफिक माइंडसेट रखना पड़ेगा। और आज टीवी में आजकल आप क्या देखते हैं? अंधविश्वास, तरह तरह के याद आते हैं। एक कोई निर्मल बाबा है, वो तो तय करते हैं आप कौन सा पकौड़ा खाते हो, किस रंग का क्या खाते हो, उसी से आपकी जेब में पैसा है। 6 इंच आपको हाइट बढ़ानी है तो ये दवाई खा लीजिए। इस तरह के और हर टीवी पर इसी तरह अंधविश्वास की बातें देखने को मिलती है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका विश्वास नहीं है। तो
तो इसलिए आगे चल के युवक का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। देखिए पिछले 5 साल में मोदी के शासन में 150 इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी के बंद हो गए। इसका क्या मतलब है कि अब नव युवक को ये आशा नहीं है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा मेहनत करूंगा तो आगे चल के कुछ बन जाऊंगा। और वो पढ़ना नहीं चाहता इसलिए बंद हो रहा है कॉलेज और इसलिए बंद हो रहा है। अगर देश के नवयुवकों को अपने भविष्य के बारे में चिंता है तो वो देश तरक्की करने वाला नहीं। और ये जगह जगह आप देख लीजिए रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया। नोटबंदी ने गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन ली, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर संभलने वाला नहीं। क्या कहा था नोटबंदी में मोदी साहब ने? कालाधन खत्म हो जाएगा, टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगी, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर था उन्होंने कहा 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाने से कहां से काला धन खत्म हो जाएगा, बल्कि और रखने में आसानी हो जाएगी। और नोटबंदी की वजह से आप अपना ही पैसा बैंक से लेने के लिए लाइन लगा के खड़े रहे। कितने दिन महीनों लगे ना। और उन दिनों आप मंडी में अपना कोई उपज बेचने जाते कोई पैसा देने वाला नहीं था, क्योंकि बाजार से कैश खत्म हो गया। तो इसलिए नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका दिया। और फिर आ गया वो जीएसटी, उससे मिडिल क्लास व्यापारी का मामला ठप हो गया। तो इसलिए देश की अर्थव्यवस्था ऊपर से नीचे तक ये आंकड़े कुछ भी देते हैं, हालात ठीक नहीं है। और आज सारे देश के इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हम भारत के जो ये आंकड़े दे रहे हैं आर्थिक उस पर विश्वास नहीं कर सकते। और अगर वो विश्वास हट गया तो हर एक सरकार जो लाखों करोड़ों रुपया लोन लेती है इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और उसी में आपको आगे चल के बहुत परेशानी आने वाली है। तो मोदी साहब ने क्या किया है? मोदी साहब सच बोलते हैं क्या? झूठ बोलते हैं? मोदी साहब झूठ नहीं बोलते, मोदी साहब कभी सच नहीं। साथ सब अपने बच्चे को कहते हैं बेटा सच बोल, कई बार तो थप्पड़ भी मार देते हो। मोदी के माँ बाप ने उनको सच बोलने के बारे में मोदी विचारक है विचारक रहेंगे। हमारे देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था है कि एक पार्टी या गठबंधन का आदमी जीतेगा प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वो सारे देश का प्राइम मिनिस्टर होगा। मोदी साहब भाजपा के प्राइम मिनिस्टर बने और भाजपा के ही प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबके प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहते और ना बनने वाले। सीधी सी बात यह है, मोदी साहब ने 2014 में मेरठ में मीटिंग की थी, 3.25 लाख लोग गए थे। 4 दिन पहले जो मीटिंग मेरठ में की है 22,000 और उसमें 5,000 सरकारी कर्मचारी थे, सिर्फ वो गए। 2 दिन पहले आपने कहा कि हमारी रैली देखियों की सहारनपुर की, मोदी साहब ने 2 दिन पहले की थी, इसमें 18,000 लोग गए। टीवी नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ मोदी साहब का भाषण दिखाएगा, अखबार नहीं बताएगा आपको, लेकिन आप किसी से भी मालूम कर लीजिए इनकी बसें गई थी, यहाँ से सब खाली बसेस गई। ये 3 लाख आदमी एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मोदी साहब क्या बोले मेरठ में? क्या उन्होंने बेरोजगारी की बात की? क्या किसान का समस्या है उसके बारे में बोले? क्या और समस्याएं बोले? नहीं। बोलते हैं अजीत सिंह ने मेरे से गन्ने की बात, किसान की बात की भाषण में बोले मोदी साहब। और अजीत सिंह आए नहीं मेरे पास, भैया किसान गए थे जैसा चाहते तो आपने तो उनको तो लाठी बरसा की, वो गन्ने का दाम तो मांगने जा रहे थे। लेकिन मैं मोदी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरठ में तो उन्होंने मेरे को ही गाली दी थी और सहारनपुर में मेरे साथ जैन को भी गाली दी थी। तो इसका मतलब है वो समझ गए हैं कि अब पश्चिमी यूपी में उनकी दाल गलने वाली और इस गठबंधन को अरिथमेटिकली कोई हराने की क्षमता किसी में नहीं है। इसलिए खाली यूपी से ही आप भूल जाइए बिहार में इनकी सीट कम होगी। 3 राज्य जहां ये भी हारे हैं, 65 में से 62 एमपी इनके, 62 नहीं आने वाले, 80 में 73 यूपी में नहीं आने वाले।
बिहार में 40 में 33 नहीं आने वाले हैं, झारखंड में 14 में 12 नहीं आने वाले हैं, गुजरात में 26 में 26 नहीं आने वाले हैं। जहां ये जीते थे कम होंगे और जहां ये नहीं थे आज भी वहां ये नहीं है। आज मोदी साहब से हर एक वर्ग परेशान है, नाराज है, लेकिन टीवी मोदी साहब के साथ। अखबार वालों को भी पैकेज आ गया। जो मेरे पत्रकार थे कुछ मित्र अखबार में, जागरण में, 20 साल से मेरे बारे में अच्छा लिखते थे, 3 दिन से खराब लिखते। भैया टीवी देखना बंद कर दो, कम से कम 11 तारीख। मैं तो 1 महीने से नहीं देख रहा हूँ। क्या आता है टीवी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीर, घर में घुस के मारेंगे और कोई बातें नहीं टीवी में दिखाई देती है आपको। आपकी समस्या कोई डिस्कस हो रही है टीवी में? याद है 5 साल पहले आपको पता रहता था आलू में क्या हो रहा, आलू किसान का। आज आपको पता है आलू किसान का क्या हाल है? कोई समस्या का डिस्कशन नहीं है, बस मोदी मोदी मोदी। दिन में 3 बार इसके भाषण सुनो, फिर रेडियो पे इसके मन की बात सुनो। सब लोग कहते हैं भाजपा के लोग कि बड़ा मजबूत प्रधानमंत्री है, 56 इंच की छाती है। सच है, 56 इंच की छाती है, दिल बहुत छोटा। गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए इसके दिल में कोई जगह नहीं। टाइम हो गया, मुझे जाना है जगह, टाइम हो गया। लेकिन मैं 1-2 बात और कहना चाहूंगा कि एक नया नारा भी मैं देना, नया नारा ठीक है। 14 में जीते थे क्योंकि नबी उन्होंने कहा था हर हर मोदी घर घर मोदी, याद है? हर हर मोदी घर घर मोदी। मेरा नया नारा है हाय हाय मोदी बाय। भैया दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध के बोलो हाय हाय मोदी, हाय हाय मोदी, मोदी क्या सुनो। देखिए ये तो वही देश भर की चर्चा। अब मेरे खिलाफ ये आरोप है कि मैं मुजफ्फरनगर का नहीं हूँ। मैं मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ने क्यों आया हूँ? भैया से पूछो कि मोदी गुजरात छोड़ के बनारस में चुनाव लड़ने आया है। गंगा मैया ने बुलाया था ना उसको, गंगा मैया की हालत तो ठीक नहीं, लौट जाए गुजरात, क्यों बनारस में चुनाव लड़ रहा है? रात लखनऊ से क्यों चुनाव लड़ रहा है? वीके सिंह क्यों गाजियाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं? मैंने कर ले लिया है। मैं आया करूंगा, ऑफिस खोलूंगा, आपकी समस्या सुनूंगा, लेकिन दिल्ली में आपकी आवाज उठाना भी मेरा फर्ज है। पार्लियामेंट चलेगी तो हर एक MP को दिल्ली में रहना लाजमी है, कोई भी MP हो। और ये मिनिस्टर भी जो बन जाते हैं उनको तो वहां पर ज्यादा रहना ही जरूरी है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, भला 11 तारीख को नाश्ता बाद में करना। मैं भला आदमी हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे से एक बार आप देख लो। बागपत के लोग और ये कहना, देखिए जितना मैं बागपत में गया हूँ पिछले 30 साल में, 27 साल से MP हूँ, मैं मुजफ्फरनगर के हर एक गाँव में जा चुका हूँ। ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ नहीं घूमा, बहुत घूमा हूँ मैं। तो इसलिए आप वो चिंता न कीजिए। एक बात मैं और कह दूं, आप लोग बहुत लोग दिल्ली गए होंगे, दरवाजे मेरे हमेशा खुले रहते थे मकान के, सिपाही खड़ा रहता था, लेकिन कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं।
गर्मी में ये हालत थी कि जो सड़क से गुजरता था सिपाही या नवयुवक, उसको प्यास लगती थी तो उसके मेरे घर में पानी पी लेता था। जहाँ तक खुला हाल मैं कभी पुलिस साथ रख के नहीं चलता हूँ, कोई आर्म्ड मैन प्राइवेट आर्मी लेके मैं साथ नहीं चलता हूँ। मैं कार में जब मिनिस्टर रहता हूँ तब भी कोई पुलिस वाला मेरे साथ नहीं रहता, क्योंकि मेरी सुरक्षा आप लोग हो। और एक बात मैं आज भी याद करता हूँ, दिल्ली में मेरे सिपाही सल्यूट इसलिए करता है, मेरी शक्ल देख के नहीं करता है, मेरे पीछे जो आपका प्यार है, मेरी मोहब्बत है, जो आपकी ताकत है, इसलिए मुझे सल्यूट करता है। मुजफ्फरनगर जिले में सबसे मजबूत किसान रहता है और मेरे ख्याल से एक मौका हमको आपको मिला है। लोकदल ही आपकी हमारी पार्टी है, मैं बैठ जाओ ना, पिछले बार कोई दिख रहा करने का मौका मिला है और यहीं से फिर लोकदल उठ के अपनी पुरानी ताकत को पाने के लिए तैयार हो।